नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में, आपके अपने बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। हम आज फिर से आपके समक्ष हाजिर हुए हैं डेली करंट अफेयर्स का आपका डोज लेकर, जो कि छोटा सा डोज होता है लेकिन बहुत डीप होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत रिसर्च्ड होता है। जो इस तरह से कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन वो आपको मैटर मिले जो क्वेश्चन सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हों। चलिए देखिएगा, आज का हम जो है अपना सेशन शुरू करते हैं चंद्रशेखर आजाद साहब बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। तो आज ही आपके दोनों के दोनों वीर सपूतों का जन्म दिवस है, यानी कहने का मतलब है जन्म जयंती है। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म हुआ था और 23 जुलाई 1906 को आपके चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्म हुआ था। चलिए इनसे रिलेटेड 2-3 फैक्ट देखते हैं और हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। देखिएगा, वो हम अपनी न्यूज बाद में देखेंगे, पहले देखिएगा किसके बारे में, तिलक साहब और आपके चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जो है आपके रत्नागिरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था? तो रत्नागिरी जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। जब अंग्रेज थे तो इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया करता था, यानी बाद में ये बॉम्बे में आया करता था और फिर बॉम्बे को 1960 में तोड़ दिया गया और 2 इसमें से राज्य बने। कौन कौन से राज्य बने? एक आपका महाराष्ट्र बना और एक आपका गुजरात बना। तो बॉम्बे को कब तोड़ा गया? 1960 में तोड़ा गया। ये याद रखना है। रत्नागिरी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जो है आपका जन्म होता है। कहां पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म होता है। साथ में इनसे याद रखना है स्वराज की जो भावना थी, सेल्फ रूल का जो आपका नारा था, स्वराज का नारा था, यानी सेल्फ रूल का जो नारा था वो किसने दिया था? तो वो तिलक साहब ने दिया था। तिलक साहब ने होम रूल लीग मूवमेंट की भी स्थापना की थी। साथ में आपको यह भी जानना है कि इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम पाकर ही रहेंगे। तो ये नारा भी तिलक साहब का ही नारा था। इनसे रिलेटेड एक और बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। इनकी किताब का नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये किताब इनकी फेमस किताब है। फेमस तो नहीं है इतनी, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो तिलक साहब के द्वारा लिखी गई है। साथ में इनके बारे में एक और पॉइंट आपको जानना है, ये आपके फर्ग्यूसन कॉलेज में मैथमेटिक्स के टीचर रहा करते थे। कहां पे? तो फर्ग्यूसन कॉलेज में ये मैथ के टीचर रहा करते थे। किसके टीचर? तो मैथ्स में, यानी मैथमेटिक्स के टीचर रहा करते थे। साथ में इनके बारे में एक बात आपको यहां पे और जाननी है कि इन्होंने जो है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च किया था, तो तभी इनकी 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु की वजह से जो है गांधी जी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही दिन एक फंड की स्थापना करते हैं, जिस फंड से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया जाता है, यानी असहयोग आंदोलन को चलाया जाता है, और उसे आपका स्वराज फंड क्या बोला जाता है आपका? तो याद रखना है तिलक स्वराज फंड। क्या बोला जाता है? तो तिलक स्वराज फंड बोला जाता है। तिलक स्वराज फंड बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। किस तारीख को हुई थी? तो याद रखना 1 अगस्त को ही आपकी इसकी 2020 को स्थापना हुई थी। किसकी 2020 को 1 अगस्त को स्थापना हुई थी? तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी। इतनी बात यहां पे आपको तिलक साहब के बारे में पता होनी चाहिए। अगर यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, तो इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। साथ में इनके बारे में यह भी जानना है कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो भबरा कहां हुआ है? तो भबरा जो कि अलीराज प्रांत में आया करता था। जब
जो है भारत सरकार जो है ब्रिटिशर्स के हाथों में था भारत। और यहां पे एक और बात जाननी है कि इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और इन्होंने बोला था कि हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने चारों तरफ से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था। तो क्या हुआ है कि वहां पे जो अल्फ्रेड पार्क था वहां पे चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपने सर पे गोली रख के खुद को मार लिया और इन्होंने कहा कि हम किसी भी आपके अंग्रेज की गोली से नहीं मरेंगे। और ये अल्फ्रेड पार्क आपको कहां देखने को मिलता है? तो इलाहाबाद में देखने को मिलता है। और अगर बात करें तो इलाहाबाद पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। और साथ में आप जानते ही हैं इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको यहां पे याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद, ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम ना आ सके। ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के नाम ना आ सके। और अगर बात करेंगे तिलक साहब की, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूंगा, इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इन एनी ऑफ द कंडीशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आईपीसी टू होस्ट रेजिडेंसी इन चेन्नई। चेन्नई में आपकी आईपीसी यानी आपका इंडो पैसिफिक सर्किल का एक मीटिंग होने जा रहा है। इंडो पैसिफिक सर्किल की आपकी क्या होने जा रही है? मीटिंग होने जा रही है। इस इंडो पैसिफिक सर्किल में कितने टोटल सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं? तो 50 सदस्य देश आपके इसमें हैं। ये कब होने जा रही है? तो आपकी 23 जुलाई को होने जा रही है। कहां होगी? तो इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, कहां? चेन्नई में होगी आपकी। कहां पे होगी? वही चेन्नई के अंदर होने वाली है ये मीटिंग। और ये मीटिंग जो है किस चीज से संबंधित है? तो याद रखना है जो ये मीटिंग है वो जो इंडो पैसिफिक सर्किल है वो किस लिए बनाया गया है? वो उसके 3 उद्देश्य हैं। तो याद रखना, नेटवर्क एंड बिल्ड कम्युनिटी, यानी नेटवर्क बढ़ाना है। नेटवर्क एंड बिल्ड कम्युनिटी, यानी नेटवर्क बढ़ा के हमें कम्युनिटी भी बढ़ानी है, अपना दायरा बढ़ाना है। कहां पे? इंडो पैसिफिक वाली रीजन में हमने अपना दायरा बढ़ाना है, वहां पे लोगों को ऐड करते रहना है। ये भी यूरोपियन यूनियन जैसी ही एक संगठन मान सकते हैं इसको हम। साथ में को क्रिएट एंड डिफाइन द इंडो पैसिफिक, को क्रिएट एंड डिफाइन द इंडो पैसिफिक, डिफाइन द इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक रीजन को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है, क्रिएट करने की जरूरत है। तो 2 पॉइंट याद रखना, इनके आधार पे ये आपका जो है ये इंडो पैसिफिक सर्किल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ है, जिसकी जो है आपकी मीटिंग 23 जुलाई को चेन्नई के अंदर होने वाली है। इसके टोटल सदस्य देशों की आपकी बात की जाए तो इसमें आपके टोटल सदस्य देश 50 हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आपकी मीटिंग होने वाली है तमिलनाडु में, इसमें होस्ट कौन कौन रहेगा? तो इंडिया आपकी होस्ट करेगी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया एट द रेजिडेंस। ये इतने लोग यहां पे आके मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आई थिंक इंडो पैसिफिक सर्किल आपको समझ में आया होगा। एक ये आपकी क्या है? आपका संगठन काइंड ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ, एसोसिएशन काइंड ऑफ, यूरोपियन यूनियन के काइंड ऑफ है, मतलब उसकी ही तरह है। अंटार्कटिक बिल पास्ड इन लोकसभा, तो अंटार्कटिक बिल आपका लोकसभा में पास हो गया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये है इंडियन अंटार्कटिक बिल। इंडियन अंटार्कटिक बिल, इंडियन अंटार्कटिक बिल जो पास हुआ है, जो 2022 में आपका पास हुआ है लोकसभा के अंदर, ये क्या करेगा? ये बिल जो है किसके लिए पनिशमेंट तय करेगा? ये किसके लिए कानून बनने जा रहा है? तो याद रखना, ये आपका कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति है, अगर वो कहां जाता है, टूर पे जाता है या एक्सपीडिशन पे जाता है, यानी घूमने जाता है, कहां पे घूमने जाता है? तो अंटार्कटिका में अगर आप घूमने जा रहे हैं या वहां पे मौज लेने या पार्टी करने जा रहे हैं, तो याद रखना ये कानून आपके लिए बन के तैयार हो रहा है और इसके आधार पे ही आप वहां पे मौज ले सकते हैं। यानी अगर आप प्राइवेट व्यक्ति हैं और टूर के लिए या एक्सपीडिशन के लिए आप अंटार्कटिका में जा रहे हैं, तो सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और ऐसा न करने पे आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। यही आपका इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 है।
है। साथ में आपको यह भी यहां पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 है, ये आपका जो है अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ 1963 के अंतर्गत लाया गया है। यानी सभी देशों ने एक समझौता किया कि अंटार्कटिक के पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, वहां पे ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं पहुंचाना है, वहां पे लोगों को रोकना है वहां से जाने से, और कुछ ही लोगों को परमिशन देनी है। इसलिए एक ट्रीटी हुई बहुत सारे देशों में जिसका नाम है अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ 1963। इस ट्रीटी के अनुसार जो है क्या हुआ है कि इस ट्रीटी के ही अनुसार आपका अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ 1963 के अनुसार ही भारत सरकार ने ये जो है कानून बना लाई है। और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के टूर और एक्सपेडिशन को वहां पे क्या होता है कि वहां पे परमिशन जरूरी नहीं है, दे ही दी जाए। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। साथ में सरकार ने अंटार्कटिक में पर्यावरण अच्छा करने के लिए एक अंटार्कटिक फंड बनाया हुआ है। क्या फंड बनाया हुआ है? अंटार्कटिक फंड बनाया हुआ है। और इस अंटार्कटिक फंड को जो है रेगुलेट और कंट्रोल भी सरकार किस एक्ट के थ्रू करेगी? यही जो पास हो रहा है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 के तहत इसे पास करने वाली है। यानी इसे भी रेगुलेट और कंट्रोल करने वाली है अंटार्कटिक फंड को। यानी अंटार्कटिक का प्रदूषण, अंटार्कटिक आपका ज्यादा दूषित ना हो, उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है वो अंटार्कटिक फंड से की जाएंगी। भारत का इनको दिख नहीं रहा है कि भारत में क्या स्थिति बनती जा रही है। जीएसटी लगाते जा रहे हैं और अंटार्कटिक पे फंड बनाते चले जा रहे हैं। चलिएगा, कोई नहीं, हम देखते हैं ऐसी नीतियां जो है बना रहे हैं ये लोग। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। यहां पे लॉ पैनल टू एग्जामाइन साइमल्टेनियसली इलेक्शंस। तो जो इलेक्शंस हैं अभी तक देखा गया है कि 2014 से लेके 2022 के बीच में पूरे देश भर में लगभग 50 इलेक्शंस हो चुके हैं। अलग अलग विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो 50 इलेक्शन हो चुके हैं। और इन इलेक्शंस का खर्चा कौन देता है? तो ये भारत की जनता का ही पैसा है जो इन इलेक्शंस में जो है आपका क्या होता है, खत्म होता है। तो एक पैनल जो है बनाया गया है कि क्या हम साइमल्टेनियसली एक साथ सारे इलेक्शंस कराना संभव है? इसके लिए एक पैनल जो है आपका तैयार किया गया है और वो पैनल देखो क्या आपकी राय देता है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कानून मंत्री इस समय कौन है, यानी लॉ मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना है आपको किरण रिजिजू जी साहब आपके जो है कानून मंत्री हो जाएंगे। किरण रिजिजू साहब जी जो है आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके लॉ मिनिस्टर यानी आपके कानून मंत्री हो जाएंगे। उन्हीं ने इस पैनल को बनाया हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपके आर्टिकल 324 में आ जाता है संविधान के। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आता है, ये भारत का निर्वाचन आयोग, ये लोकसभा के चुनाव कराता है, ये विधानसभा के चुनाव कराता है, ये राज्यसभा के चुनाव कराता है, ये विधान परिषद के चुनाव कराता है, और यही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराता है। तो टोटल 6 चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका कराता है। इतनी बात आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो यूएस एड एजेंसी चीफ टू विजिट इंडिया ऑन 25 जुलाई। 25 जुलाई को आपकी समांथा पावर, जो समांथा पावर है ये आपकी यूएस की एड एजेंसी की चीफ है और ये भारत में 25 जुलाई को विजिट करने वाली हैं। और ये किस पे बात करने वाली हैं? तो ये भूखमरी के ऊपर बात करने वाली हैं। इनको बात करनी है टू अवॉइड हंगर क्राइसिस। किस पे? यानी कोई भी हंगर क्राइसिस, भूखमरी ना आए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के बाद विश्व एक बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत से जूझने वाला है और वो आपकी दिक्कत है हंगर की, यानी भूखमरी की दिक्कत है। तो उसको ही नोटिस करने के लिए ये यहां पे भारत के जो है दौरे पे आ रही हैं टू अवॉइड हंगर क्राइसिस। हंगर क्राइसिस को देखने के लिए या हंगर क्राइसिस पे चर्चा करने के लिए आपकी यूएस से समांथा पावर जी आ रही हैं भारत में 25 जुलाई को। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किसके लिए मनाया जाता है? गरीब लड़कियों के लिए शुरू किया गया है या जो आपके
आपकी बच्चियां जो 11 से 14 वर्ष की बच्चियां हैं, जिनको स्कूल जाने से उनके माता पिता या किसी की कारण से रोक दिया गया है, उनको दोबारा से स्कूल में लाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। या ये 60 वर्ष से ऊपर वाली महिलाओं के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि उनकी शिक्षा की जो उनको है शिक्षा दी जाए, या जो है भारत देश की सारी ही महिलाओं के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो याद रखना, यह आपकी स्कीम 8 मार्च 2022 को लॉन्च की गई थी। याद रखना इस स्कीम को, और याद रखना इसको जो है आपका टू ब्रिंग बैक गर्ल्स ऑफ 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू स्कूल, 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को स्कूल वापस लाने के लिए यह प्रोग्राम आपका चलाया जा रहा है। यह 8 मार्च को यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे 2022 में इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। इस प्रोग्राम का आपका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। आगे चलिए, अगर यहां पे बात करेंगे राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट की, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 में पास किया गया था और इसे 2010 में लागू कर दिया गया था। तब से जो है बच्चों को जो है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भारत में दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आगे हम लोग मूव कर जाते हैं। इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर कौशिक राजशेखरा विंस ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन, यानी जो आपके कौशिक राजशेखरा हैं, उन्होंने जो है ग्लोबल यानी आपका वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। जो कि आपके भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, वो किस चीज में उन्होंने ये जो है आपका प्राइज जीता हुआ है? क्या ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन यानी परिवहन विद्युतीकरण के लिए जीता हुआ है, या ऊर्जा दक्षता के लिए जीता हुआ है, या नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जीता हुआ है? तो याद रखना है आपको 1 and 2 बोथ इज द आंसर। तो 4th पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता दोनों में ही कार्य किया है, उसी के लिए इन्हें जो है क्या पुरस्कार मिला हुआ है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 यहां पे इनको प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, प्रोवाइड अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा। तो देख लेते हैं जरा क्या किया जाएगा। यहां पे समझिएगा जरा पॉइंट को, एक पॉइंट को यहां पे समझिएगा। रशियन एनर्जी वीक मॉस्को में मनाया जा रहा है। कहां मनाया जा रहा है? मॉस्को जो है आपकी रशिया की राजधानी है। रशियन एनर्जी वीक कहां मनाया जा रहा है? तो मॉस्को के अंदर मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा? मॉस्को, जो कि आपकी किसकी राजधानी है? रशिया की राजधानी है। और ये कब से कब मनाया जाएगा? तो 12 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक मनाया जाएगा। 12 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक ये जो है आपका क्या किया जाएगा? इसे मनाया जाएगा। इसी में आपके 3 विनर्स जो है घोषित किए गए हैं। 3 विनर्स को ये वाला प्राइज मिल रहा है। उसमें से एक आपके भारतीय अमेरिकी भी है, कौशिक राजशेखरा भी है, इनको भी ये प्राइज दिया जाएगा। एक है विक्टर ऑर्लोव, एक है आपके एक है आपके कौन? विक्टर ऑर्लोव, जो कि कहां से नाता रखते हैं? तो ये रशिया यानी रूस के ही हैं, रशियन है। साथ में आपको याद रखना है क्या? एक और चीज याद रखनी है यहां पे। एक है मरकुरी साहब हैं, और ये आपके किससे नाता रखते हैं? तो ये ग्रीस से हैं। कहां से हैं? ग्रीस से हैं। और एक है आपके कौन? एक है आपके कौशिक राजशेखरा, जो है इन तीनों ने मिलकर इस प्राइज को जीता हुआ है, यानी इनको प्राइज मिला हुआ है। तो यहां तक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच जो है इसकी आपकी जो है समारोह का आयोजन मॉस्को के अंदर होगा, और वहीं पे इनको ये प्राइज दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड इन यूके नीति आयोग कोलैबोरेशन? तो क्या यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और नीति आयोग के कोलैबोरेशन से क्या शुरू किया गया? यूनाइटेड किंगडम और नीति आयोग ने कोलैबोरेट होकर किस चीज का जो है शुभारंभ किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ई अमृत के साथ साथ सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग, इन दोनों ही सुविधाओं को जो है आपका क्या किया गया है? शुरू किया गया है।
तो बोथ ए एंड बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग और साथ में ई अमृत जो है पोर्टल आपका यहां पे ई अमृत स्कीम शुरू की गई है। किसके कोलैबोरेशन से? तो यूनाइटेड किंगडम और नीति आयोग के कोलैबोरेशन से ये दोनों चीजें आपकी स्टार्ट की गई हैं। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बुरहानपुर बिकम्स द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विच इज इन, यानी बुरहानपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें जो है हर घर जल पहुंच चुका है। सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विच इज इन, ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में आता है? तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ये आपका आता है। यहां से एक बात और आपको याद रखनी है कि हर घर जल जो है स्कीम कब शुरू की गई? हर घर जल यानी टेप वाटर जो है, जो आपका टेप वाटर है वो जो है हर घर को मिलना चाहिए। इस स्कीम का आरंभ 2019 में किया गया था और ऐसा माना गया था कि 2024 तक हम हर घर को क्या दे देंगे? टेप वाटर दे देंगे। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रखनी है, इतनी बात आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल डिग्री, यानी इंडिया ने किसके साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एजुकेशनल डिग्री प्रोग्राम को जो है साइन किया है? तो इसका भी सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ही हो जाएगा। इतनी ये बात यहां पे आपको याद रखनी है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी इसी का उत्तर हो जाएगा। यानी अब अगर आप यूनाइटेड किंगडम में पढ़ना चाहते हो यानी यूके में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना हुआ आसान, इंग्लैंड में पढ़ना हुआ आसान, तो बिल्कुल इंग्लैंड में जो ब्रिटिश के बच्चे हैं वो भारत में आसानी से पढ़ सकेंगे क्योंकि कोलैबोरेशन हो चुका है भारतीय संस्थानों का आपके इंग्लैंड के संस्थानों से। और इंडियन जो है वो अगर इंग्लैंड में पढ़ना चाहते हैं तो ये भी कोलैब हो चुका है। तो आपको हायर एजुकेशन चाहे आप ब्रिटिशर्स भारत में लें या भारतीय ब्रिटिश में ले जाके, तो इन्हें उन्हीं जो है फैसिलिटीज के साथ जो वहां के रेजिडेंट्स हैं उसी फैसिलिटीज के साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जो रिकॉग्निशन है वो बराबर स्तर पे दिया जाएगा। जैसे कि यहां पे आप 12th पास करते हैं तो 12th की आपकी मार्कशीट मिलती है, वहां भी इतना ही रिकॉग्निशन दिया जाएगा आपको। अगर इतना समय जितना समय आप यहां की एजुकेशन में दे रहे हैं उतना अगर वहां की एजुकेशन में देंगे तो मिलने वाली दोनों ही जगह की डिग्री बराबर मान्यता रखेगी। साथ में बैचलर करने जा रहे हैं, मास्टर करने जा रहे हैं, डॉक्टरल करने जा रहे हैं, कोई भी कर सकते हैं आप, इसके इक्विवेलेंट डिग्री दोनों ही जगह बराबर जो है उस पे मिल जाएंगी। तो आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। चलिए आज इसी के साथ हम अपने इस जो है डेली करंट अफेयर्स के सेशन को एंड करते हैं और आई थिंक आपको बहुत आनंद आया होगा। हमने चीजें बहुत कंपाइल करके आपको जो है पेश कर दी हैं। कोशिश यही की गई है कि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इन चीजों को याद करने में कम रहे और अच्छा रहे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, कल फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।